हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कमल स्टडी पॉइंट में। मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इससे पहले हमने पढ़ा था भूसन्नति सिद्धांत, जिसमें भी हिमालय पर्वत के निर्माण के बारे में पढ़े थे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हिमालय पर्वत से ही निर्माण होगा। और हिमालय पर्वत का निर्माण होने के बाद जो अनेक चोटियों में हमने पहले देखा था कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे कैसे हुआ था, कि इस सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत को किस तरह से इसको बांटा गया था। लेकिन हिमालय पर्वत के अंतर्गत जो चोटियां निकलती है, हिमालय पर्वत की अन्य श्रेणियां जो निकलती है, उन श्रेणियों के बारे में पढ़ने। जैसे कि हमने देखेंगे अभी कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। 4 पर्वत हमको पढ़ना है, जो कि उत्तर भारत के पर्वतीय हिमालय आएगा। उसके बाद में आगे वाले टॉपिक में हमारा रहेगा उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हमारा उत्तर भारत के जो पर्वतीय हिमालय आता है, इनके बारे में पढ़ने वाले। तो आज का हमारा एक टॉपिक रहेगा जिसमें रहेगा हमारा ट्रांस हिमालय। आगे वाले टॉपिक में हमारा महान हिमालय, फिर महान हिमालय, मध्य और लघु, फिर शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम शुरू करेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का परिचय, कि किस तरह प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ने अपने परिचय में दिया कि हिमालय का निर्माण किस तरह से हुआ और कहां कहां से इसका विस्तार हुआ था। ठीक है, यही हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था और यही चीजें पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ेंगे, है ना। जो कि हिमालय के निर्माण के संबंध में जितने भी जानकारी उन्होंने भूसन्नति सिद्धांत, जो कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से पहले दिया था। लेकिन ये 1959 के बाद जब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ने इन्होंने दिया, तो इसके सिद्धांत को हमको पढ़ना है कि क्या है ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, क्या सिद्धांत देता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। हम बड़ा वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन इसको देखने के लिए फिर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और उसमें आप उसको याद रखने में असमर्थ हो जाओगे। इसीलिए मैं छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करूंगा। जैसे कि मैंने अभी ट्रांस हिमालय का बताऊंगा, एक छोटा सा वीडियो बनेगा। उसके बाद महान हिमालय, जो कि छोटा सा बनेगा, फिर लघु, मध्य, फिर शिवालिक, के छोटे छोटे वीडियो में आपको बांट के बता दूंगा कि किस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हिमालय के बारे में कि हिमालय क्या है ना। तो हिमालय जो कि भारत के उत्तर में स्थित है। किधर है? भारत के उत्तर में स्थित है, नहीं कि उत्तर में स्थित ये क्या है? नवीन वलित पर्वत है ना। नवीन वलित पर्वत माना जाता है। ठीक है, इसके संबंध में प्लेट विवर्तनिकी ने, है ना, इसके संबंध में, यानी कि हिमालय पर्वत के जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, इसके संबंध में इन्होंने दिया कि प्लेट विवर्तनिकी, है ना, प्लेट विवर्तनिकी ये सबसे नवीनतम हो जाता है ना, नवीनतम एवं सबसे ये प्रसिद्ध सिद्धांत हो जाता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो कि सबसे लोकप्रिय सिद्धांत भी माना जाता है, सबसे नवीनतम सिद्धांत भी माना जाता है। इन्हें हिमालय के बारे में अनेक भागों में बांट के इन्होंने बताया था। तो ये नवीनतम एवं सबसे लोकप्रिय सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, ये कहां पर आता है? ये भारत के उत्तरी हिस्से में आते हैं, जो कि पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया कि यहां से इस हिस्से में हिमालय पर्वत का निर्माण बनता है। ठीक है, ये वाला जम्मू कश्मीर, यहाँ पर हमको दिखेगा केटू पर्वत, और यहाँ पर नंगा पर्वत, ऐसे कुछ पर्वत देखेंगे, है ना। तो इन पर्वतों से लगाकर यहाँ तक आता है, और यहाँ से उत्तर से दक्षिण दिशा में भी जो पहाड़ियाँ फैलती है, और यहाँ से उत्तर से दक्षिण दिशा में भी पहाड़ियाँ फैलती है। इन पहाड़ियों के बारे में हमको अच्छे से देखना है। ठीक है, तो ये भारत के उत्तरी हिस्से में आता है ना। ये नवीन वलित और मोड़दार पर्वत भी है। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने बताया है कि ये इसकी अवधारणा जो इन्होंने दिया था, ठीक है, हिमालय की अवधारणा 1967 में, है ना, 1967 में W.J. मॉर्गन ने दिया था, है ना। इस सिद्धांत को, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को 1967 में W.J. मॉर्गन ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसी तरह से हिमालय के बारे में और देखें तो यहाँ पर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो बताया जाता है ना। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में कहा जाता है कि यहाँ मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया, वही चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहले वीडियो में हमने देखा था भौतिक भूगोल में,
है ना। भौतिक भूगोल में हमने देखा था कि भौतिक भूगोल में क्या हुआ था, जब यूरेशियन प्लेट जो होती है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट जब आपस में टकराती है ना, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत बताता है कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में जब टकराती है तो तेथिस सागर में, है ना, तेथिस सागर में जो मलबा दबा हुआ था, ठीक है, तेथिस सागर में जितना भी मलबा दबा हुआ था ये तेथिस सागर माना जाता है। और यहाँ पर जितना भी मलबा दबा हुआ था, जब ये यूरेशियन प्लेट से जाकर भारतीय प्लेट टकराती है तो इनसे जो मलबा ऊपर उड़ता है और वलन बनता है, और इसकी वजह से ही यहाँ हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। और अनेक टक्करों के बाद में यहाँ क्या होता है, अनेक छोटी छोटी पहाड़ियां भी यहाँ पर कुछ इस हिस्से में बन जाती है, ठीक है, यहाँ पर कुछ हिस्से में अनेक पहाड़ियों का भी निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, इन टक्करों की वजह से, है ना, इन टक्करों की वजह से यहाँ पर एक महान हिमालय, जो कि यहाँ से यहाँ तक एक ग्रेट हिमालय के नाम से जानते हैं जिसको, ठीक है, वृहत हिमालय या फिर महान हिमालय, ठीक है, ये इस हिस्से में पूरा आ जाता है, जम्मू कश्मीर से लगाकर अरुणाचल प्रदेश के पूरे हिस्से में, जहां तक कि भारत का उत्तरी पूरा हिस्सा हिमालय पर्वत आता है, यानी कि महान हिमालय के बारे में बताया जाता है कि यहाँ से, यानी कि इसकी लंबाई भी अगर आपको बताऊं मैं, तो लंबाई भी इसकी 2400 किलोमीटर है, ठीक है। महान हिमालय की जो लंबाई आती है वृहत हिमालय की 2400 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई यहाँ तक आ जाती है। और यहाँ का हिस्सा 150 किलो, सॉरी, यहाँ का हिस्सा जो आता है 400 किलोमीटर, ठीक है, 400 किलोमीटर का हिस्सा यहाँ पर चौड़ाई आ जाती है। और यहाँ पर आपको मैंने बताया था 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई आती है। तो इस तरह से ये इतना लंबा हिमालय पर्वत भी आता है। इसके बाद में यहाँ पर और कुछ बताया जाता है कि इनका निर्माण में क्या हुआ था, कि जो भारतीय प्लेट जो होती है ना, जो भारतीय प्लेट जो थी, ठीक है, ये अभी भी हिमालय पर्वत को, ये यूरेशियन प्लेट की ओर धक्का दे रही है भारतीय प्लेट, जिससे क्या हो रहा कि हिमालय की पर्वत की जो श्रेणियां है, जिसकी ऊंचाई हमने देखा है 3100 मीटर के लगभग में, यानी कि पूरी जो हिमालय की जो है ना, पूरी हिमालय की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 6000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। लेकिन क्या हो रहा है कि भारत जब इधर धक्का और भी दे रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर हिमालय पर्वत का और भी ऊंचाई बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इनका हिमालय पर्वत के एक परिचय के बारे में आता है। और हिमालय पर्वत जो होता है एक मोड़दार और वलित पर्वत है ना, नवीन और वलित पर्वत तथा मोड़दार पर्वत का उदाहरण भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये भारतीय प्लेट अभी भी अगर धक्का देगी तो हिमालय पर्वत का ऊंचाई और भी बढ़ेगी। लगभग में 100 वर्षों के पश्चात यहाँ पर 1 या 2 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई भी बढ़ी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से कहा जाता है कि भारत में जो पर्वत है, ठीक है, एशिया महाद्वीप, पूरे एशिया महाद्वीप में हमने देखा कि पूरे एशिया महाद्वीप में लगभग में 94%, यानी कि विश्व की 94% जो पहाड़ियां आती है, पर्वत जो आते हैं विश्व में, तो 94% जो पहाड़ियां आती है ये कहां पर आती है, एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप की 94% जो पहाड़ियां आती है उनमें भी कहा जाता है कि 92% पहाड़ियां कहां पर है, भारत में स्थित है, ठीक है। तो विश्व की 94% पहाड़ियों में से 92% तो भारत में ही आ जाती है। सिर्फ 2% जो पहाड़ आते हैं, जो पर्वत आते हैं, ये पूरे एशिया महाद्वीप, रूस है ना, इधर आ जाता है। लेकिन यहाँ 92% पहाड़ियां बताया जाता है कि भारत में ही स्थित है। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ठंड की वजह से यहाँ पर कुछ भी औषधियों का होना संभव नहीं है ना। तो इसी तरह हिमालय के पर्वत के बारे में हमने वर्गीकरण भी देख लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ इसके टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है, हिमालय के कुछ उत्तर भारत के टुकड़े हो जाते हैं, और उन टुकड़ों में
होता है एक सबसे उत्तरी हिस्सा, जो कि भारत के सबसे उत्तरी हिस्सा यानी कि हिमालय का सबसे उत्तरी हिस्सा जो आता है, यह आता है ट्रांस हिमालय। उसके बाद में उससे नीचे आता है महान हिमालय। उसके बाद में आता है मध्य हिमालय या जिसको लघु हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद में यहाँ आता है शिवालिक हिमालय की, जो कि हिमालय पर्वत के सबसे दक्षिण हिस्सा आता है। ठीक है, इस तरह ये पहाड़ियां हमको पढ़ना है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक भी रहेगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करेंगे तो ट्रांस हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रांस हिमालय को हम देखेंगे, इसको पार हिमालय या फिर बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय को पार हिमालय या बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से इस पहाड़ी को जब इसकी जो लंबाई होती है, ट्रांस हिमालय की जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई है 1000 किलोमीटर। ठीक है, 1000 किलोमीटर ट्रांस हिमालय की लंबाई है। और इसकी चौड़ाई अगर मैं आपको इसकी जो ऊंचाई है ट्रांस हिमालय की, ये 3100 मीटर आती है। ठीक है, ट्रांस हिमालय की ऊंचाई है 3100 मीटर और इसकी लंबाई है इसकी जो लंबाई है 1000 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है ना। लेकिन कहा जाता है कि जो ट्रांस हिमालय है, ठीक है, इसका अधिकतम विस्तार जो आता है किस हिस्से में आता है? इस हिस्से में। ठीक है, ये भारत के बाहर भी आता है, यानी कि ज्यादातर हिस्सा इसका कहां पर आता है? तिब्बत में। ठीक है, ट्रांस हिमालय का ज्यादातर हिस्सा कहां पर आता है? तिब्बत में। इसीलिए उसे तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका अधिकतम हिस्सा तिब्बत में आता है, इसीलिए इसे तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और आगे का क्वेश्चन बताता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां आती है। ठीक है, यानी कि ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय, इसको पार हिमालय, बाह्य हिमालय और इसकी जो लंबाई है 1000 किलोमीटर लंबाई आती है और 3100 मीटर इसकी ऊंचाई आती है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां भी आती है? तो इसके अंतर्गत 3 पहाड़ियां आती है। 3 पहाड़ियां कौन कौन सी आती है? यहाँ पर एक हमने देखा काराकोरम की पहाड़ी आती है, दूसरी आती है लद्दाख की पहाड़ी आती है और तीसरी आती है जास्कर की पहाड़ी। ठीक है, इस तरह से यहाँ ये पहाड़ियां आती है। आपको मैं यहाँ और चीजें बता देता हूं। देखिए, जो ट्रांस हिमालय जो आता है ना, इसका हिस्सा मैं आपको बता देता हूं कि ट्रांस हिमालय किस क्षेत्र में और कितनी लंबाई तक लगभग में आ सकता है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो महान हिमालय है, ठीक है, महान हिमालय को भी मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो महान हिमालय जो आता है, ठीक है, महान हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला हिस्सा तो ये भारत का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा यहाँ से इस तरह के हिस्से में आता है। ठीक है, इस तरह के हिस्से में आता है और इसकी लंबाई 1000 किलोमीटर है, अभी अभी मैंने बताया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो पर्वत का आता है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से पर्वत आते हैं? तो यहाँ पर हमको देखा, एक तो इस वाले हिस्से में आता है जो कि जिसको काराकोरम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि काराकोरम, यानी कि वहां पर भी मैंने इसको दर्शा दिया है, काराकोरम। ठीक है, काराकोरम के बाद में दूसरा हिस्सा जो आता है लद्दाख, इसके नीचे है ना, इस हिस्से में फिर ये लद्दाख का हिस्सा आता है। ठीक है, तो लद्दाख, ओके, लद्दाख का हिस्सा। उसके बाद में यहां पर हमको दिखती है एक जास्कर नाम की पहाड़ी मिलती है। ठीक है, तो यहां पर हमको 3 पहाड़ियां मिलती है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। हमको कितनी 3 पहाड़ियां देखने को मिल जाती है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जो कि हिमालय पर्वत के किस दिशा में फैली हुई है? यह है उत्तर से
दक्षिण दिशा में फैली हुई पर्वतमालाएं हैं। ठीक है, तो ये उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई पर्वतमालाएं हैं जो कि इस हिस्से में आती है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। हमने यहाँ पर कुछ पर्वतें देखा है जैसे कि ट्रांस हिमालय, ये इस हिस्से में आता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा महान हिमालय, इसके बाद महान हिमालय इस हिस्से में आता है। उसके बाद में हमने देखा है लघु या मध्य हिमालय, इस हिस्से में आता है। उसके बाद में लास्ट जो आता है शिवालिक हिमालय, इस हिस्से में आता है। तो 4 पहाड़ियां इस तरह से यहाँ पर विस्तृत रहती है ना। तो ये महान हिमालय की इस हिस्से में आ जाता है और ये ट्रांस हिमालय 1000 किलोमीटर की यहाँ बीच में ही आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अभी काराकोरम, जो कि ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी पहाड़ी आती है, उत्तरी पर्वत है ना। तो काराकोरम पर्वत, जो कि काराकोरम है ना, काराकोरम को ऊंची चोटियों तथा विशाल हिमनदों के लिए विश्व विख्यात पर्वतों में माना जाता है। कौन सा? काराकोरम को। ठीक है, यहाँ पर हमने इसकी औसत ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं, है ना, औसत ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसकी औसत ऊंचाई रहेगी 3100 मीटर। ठीक है, 3100 मीटर इसकी ऊंचाई आएगी। ठीक है, 3100 मीटर इसकी ऊंचाई आएगी। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ऊंची चोटी की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन को K2 पर्वत के नाम से भी जानते हैं। K2 पर्वत यानी कि इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर ऊंचाई। ठीक है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2 पर्वत की। और K2 पर्वत को भारत का सबसे ऊंचा पर्वत यानी ऊंची चोटी मानी जाती है ना। तो हिमालय पर्वत के अंतर्गत भारत के अंदर हम बात करेंगे तो भारत में सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 यानी कि K2 पर्वत को भारत की सबसे ऊंची चोटी यानी कि ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है गॉडविन ऑस्टिन, है ना, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर इसकी ऊंचाई आ जाती है। और इसकी औसतन है ना, औसतन ऊंचाई इस पर्वत काराकोरम पर्वत की औसतन ऊंचाई 3100 मीटर है। और इसकी कितनी? 6111 मीटर इसकी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2 पर्वत, ये यहाँ पर आता है K2। ठीक है, इस हिस्से में आता है K2 पर्वत। ठीक है, K2 पर्वत यहाँ पर स्थित है। उसके बाद में नीचे थोड़ा सा काराकोरम का पर्वत आ जाता है, इसके ऊपर के हिस्से में, उत्तर पूर्वी हिस्से में आ जाता है K2 पर्वत से। ठीक है, तो यहीं पर काराकोरम के जो हिस्सा है वो गॉडविन ऑस्टिन सबसे ऊंची चोटी पर्वत है। और इसके बाद में विशाल हिमनदों की अगर हम बात करेंगे तो विशाल हिमनदों में भी यहाँ पर हमको कुछ मिलती है, जिसका नाम है, मैं आपको बता दूं, है ना, सियाचिन, बाल्टरो और रेमो, है ना। इसके अंतर्गत हमने देखा है कि सियाचिन, बाल्टरो, बियाफो और हिस्पर, है ना। आपको नाम लिख के बता दूं, सियाचिन, बाल्टरो और बियाफो, है ना। और तीसरा चौथा है हिस्पर। ओके, तो यहां पर हमने हिमनद देखा कि काराकोरम को सबसे यानी कि विशाल हिमनदों के लिए माना जाता है, विशाल हिमनदों के लिए ये विश्व विख्यात पर्वतों में माना जाता है काराकोरम को। इसीलिए ये यहाँ पर कौन कौन से हैं? सियाचिन, बाल्टरो, बियाफो, हिस्पर हिमनद यहाँ पर अवस्थित मानी जाती है। उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं नदी कौन सी आती है। तो नदी यहाँ पर सिंधु नदी की जो सहायक नदी है, शोक नदी, है ना। तो सिंधु की सहायक नदी, है ना, सिंधु की सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी शोक। ठीक है, सिंधु की सहायक शोक नदी यहाँ से बहती है, इस काराकोरम पर्वत से होती हुई बहती है। उसके बाद हम देखते हैं लद्दाख श्रेणी, है ना। लद्दाख श्रेणी यहाँ पर आता है इस हिस्से में,
ठीक है। काराकोरम के नीचे यानी कि काराकोरम और जास्कर श्रेणी के मध्य में स्थित आती है कौन सी? लद्दाख श्रेणी। किसके बीच में? काराकोरम और लद्दाख के बीच में आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी जो लंबाई है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है लद्दाख श्रेणी की 300 किलोमीटर। ओके, काराकोरम की जो लंबाई है, काराकोरम पर्वत श्रेणी की जो लंबाई है 300 किलोमीटर इसकी लंबाई आएगी। और इसकी औसतन ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो इसकी औसतन ऊंचाई आएगी 5800 मीटर। ठीक है, 5800 मीटर लद्दाख श्रेणी की ऊंचाई आएगी। ठीक है, 300 किलोमीटर लंबा और इसकी औसतन ऊंचाई आएगी 5800। ठीक है, इसके बाद में इसकी सर्वोच्च चोटी की अगर बात करेंगे तो यहाँ की सर्वोच्च चोटी राकापोसी को माना जाता है ना। तो लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है राकापोसी। ठीक है, राकापोसी की अगर बात करते हैं तो राकापोसी जो आता है, ठीक है, राकापोसी में अगर हम देखेंगे कि राकापोसी विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी भी माना जाता है ना। विश्व की तीव्र ढाल, ठीक है, विश्व की तीव्र ढाल वाली चोटी भी इसको माना जाता है राकापोसी को, जो कि लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आती है। और इसका अन्य नाम अगर हम देखेंगे तो इसको तिब्बत और चीन में, है ना, तिब्बत और चीन में लद्दाख श्रेणी को कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैलाश श्रेणी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस हिस्से में कुछ हिस्सा आ जाता है लद्दाख श्रेणी का, इसीलिए इसे कैलाश श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका हिस्सा तिब्बत चाइना में आता है, इसीलिए तिब्बत चाइना में इसे कैलाश श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे जास्कर श्रेणी, है ना। जास्कर श्रेणी जो कि हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी आती है। ठीक है, जास्कर श्रेणी ये वाला हिस्सा यानी कि इस हिस्से में आ जाती है। ठीक है, लद्दाख श्रेणी के बाद सबसे उत्तर में स्थित जास्कर श्रेणी। ठीक है, जास्कर श्रेणी की अगर लंबाई की बात करेंगे तो इसकी भी लंबाई आएगी 300 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई 300 किलोमीटर आएगी और चौड़ाई की अगर ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो ये 6000 मीटर इसकी क्या आ जाएगी? ऊंचाई आ जाएगी। जास्कर श्रेणी की कितनी आ जाएगी? 6000 मीटर इसकी इसकी ऊंचाई आ जाएगी। उसके बाद में हम चोटियां की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो चोटियां आती है उत्तराखंड में स्थित किस नाम से? हाँ, कोमेट। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित कोमेट। ठीक है, कोमेट, और जिसकी ऊंचाई है 7873 मीटर ऊंची पर्वत श्रेणी, यानी कि इसकी सबसे ऊंची चोटी यहाँ की, है ना। यहाँ की जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कोमेट, जो कि 7873 मीटर ऊंची आ जाती है। उसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर नदियों की अगर बात करें तो जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी लद्दाख तथा जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर बहती है। ठीक है, सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर के मध्य से होकर बहती है और ये जास्कर श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर, है ना, यहाँ पर सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी ये बुंजी नामक स्थान पर, है ना, बुंजी नामक स्थान पर इसको यानी कि जास्कर श्रेणी को काटती है और भारत का सबसे गहरा गार्ज बना देती। क्या करती है? भारत का सबसे गहरा गार्ज बनाती है और जिसका गहराई है, उस गार्ज की जो गहराई है भारत का सबसे गहरा, है ना, भारत का सबसे गहरा गार्ज जिसकी गहराई है 5200 मीटर। कितना है? 5200 मीटर, है ना। इससे पहले हमने देखा है कि विश्व का सबसे गहरा गार्ज
यानी कि सबसे गहरा गर्त जो आता है ना, वो आता है प्रशांत महासागर में, है ना। प्रशांत महासागर में आता है, जो कि 22,000 मीटर के लगभग में आ जाता है। तो इस तरह से जास्कर श्रेणी में हमने देखा कि 300 किलोमीटर लंबी है, 600 मीटर ऊंचाई है। कॉमेट चोटी जो कि सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है यहाँ की, यहाँ पर नदी सिंधु नदी है, जो कि लद्दाख और जास्कर श्रेणी को अलग कर देती है, बीच में से बहती है। और बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख को काट कर ये भारत का सबसे गहरा गार्ज बनाती है, 5,200 मीटर का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे महान हिमालय और मध्य तथा लघु हिमालय को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत हमने आपको बता दिया। कल हम पढ़ेंगे महान हिमालय और मध्य तथा लघु हिमालय को एक साथ मिलाकर पूरा पढ़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये पर्वत श्रेणियां भी आती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट भी कर दीजिए साथ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो महान हिमालय लघु मध्य हिमालय के साथ में। तो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।